नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो लेक्चर की सीरीज की इस क्लास में हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग दिष्टकारी के बारे में। पिछली क्लास में हमने बात की थी हाफ वेव रेक्टिफायर। उसको डिफाइन हमने इस तरह से किया था कि ऐसा दिष्टकारी, ऐसा रेक्टिफायर जो निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा की आधी तरंग का, आधे चक्र का दिष्टकरण करेगा, वो कहलाएगा अर्ध तरंग दिष्टकारी। और यहाँ हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर की, फुल वेव रेक्टिफायर FWR। परिभाषित ऐसे करेंगे, ऐसा दिष्टकारी वो रेक्टिफायर जो निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा के पूर्ण चक्र का दिष्टकरण, या ऐसे कह दो दोनों अर्ध चक्र, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अर्ध चक्रों का दिष्टकरण करेगा, वो क्या कहलाएगा? पूर्ण तरंग दिष्टकारी। सबसे पहले बनाते हैं इसका सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ बनाते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी का। इसमें एक ट्रांसफॉर्मर होता है, ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कॉइल से प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल का स्रोत जुड़ा होता है, इसकी वोल्टता मान लो में VI। द्वितीय कुंडली के दो सिरे A और B हैं, दोनों सिरों से दो PN डायोड D1 और D2, दोनों का P शिरा जुड़ा होता है, ये P और ये N, ये P और ये N। P शिरा ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली के दोनों सिरों से जुड़ा होता है, N सिरे आपस में जुड़े होते हैं। इस उभयनिष्ठ बिंदु से एक लोड प्रतिरोध RL जुड़ा होता है। इस लोड प्रतिरोध RL को इस ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु C से संबंधित किया जाता है। निर्गत वोल्टता इस लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार ये हाफ वेव रेक्टिफायर का इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। VI इनपुट मान लिया मैंने EP साइन ओमेगा t। अब ये वर्क कैसे करेगा? ये जो C है वो, इसको मध्य निष्कासी बिंदु कहा जाता है, इस ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है मध्य निष्कासी ट्रांसफॉर्मर, सेंटर ट्रैप ट्रांसफॉर्मर। ये सेंटर का बिंदु है, तो एक जो पॉइंट होगा ऊपर वाला, जैसे इसको जीरो वोल्टेज पे मानेंगे तो ये पॉजिटिव वाले पे हो जाएगा और ये किस पे होगा? नेगेटिव पे। फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका वर्किंग प्रोसेस, ये वर्क कैसे करेगा? वर्किंग प्रोसेस, जैसे ही हम प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करेंगे, इस ट्रांसफॉर्मर जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, अन्योन्य प्रेरण के द्वारा ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली के सिरों के मध्य वोल्टता प्रेरित हो जाएगी VS। वोल्टता VS आ जाएगा N टाइम्स VI, वेयर N है ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्याओं का अनुपात, यानी VS आ जाएगा NEP साइन ओमेगा t। NEP को मैं लिख दूं ES लिख दूं, तो ये हो गया ES साइन ओमेगा t, वेयर ES है N टाइम्स EP। ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करूं तो इनपुट वोल्टेज है वो साइन के फॉर्म में है। इस टाइप का ग्राफ बनेगा इसका। इधर कंसिडर किया आपने टाइम t, ये होगा इनपुट वोल्टेज VI आपने यहाँ लगाया तो यहाँ VS मिलेगा, VS N टाइम्स VI। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप करोगे तो ये भी ठीक इसी टाइप का होगा। T के साथ VS, इसके अलावा
टी के साथ एक मैं V01 कंसिडर करूँगा आउटपुट पहले एक डायोड के कारण, फिर कंसिडर करूँगा आउटपुट दूसरे डायोड के कारण, और फिर ओवरऑल आउटपुट, टोटल आउटपुट होगा V0। इस प्रकार हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये वोल्टेज अप्लाई किया प्रेरण के कारण, यहाँ हो गया Vs जब अप्लाई होगा, हमने ये माना है कि ये सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर है, सेंटर वाला बिंदु है वो शून्य विभव जीरो पोटेंशियल पे है, तो इसके सापेक्ष एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। स्टार्टिंग में हमने मान लिया ए पॉजिटिव पे है और बी नेगेटिव पे है। ए पॉजिटिव पे होने के कारण डायोड D1 का पी सिरा पॉजिटिव से जुड़ गया, तो डायोड D1 चालन अवस्था में होगा, जिसके कारण इसमें धारा बहेगी। मान लिया धारा मैंने मान ली I1, और डायोड D2 का पी सिरा माइनस से जुड़ा है, तो ये अचालन अवस्था में होगा, तो इसके कारण कोई धारा नहीं बहेगी। तो डायोड D1 के कारण धारा बहेगी, वो धारा इस लोड प्रतिरोध में से होकर गुजरेगी, तो आपको क्या मिलेगा? आउटपुट। यानी पहले अर्ध चक्र के लिए आपको जो आउटपुट मिलेगा वो पहले डायोड के कारण मिलेगा, उसको मैं V01 कह रहा हूँ। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में आपको पहले डायोड के कारण आउटपुट मिल जाएगा, जबकि सेकंड वर्क नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में इसके कारण क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा तो पोलरिटी रिवर्ट होगी, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस। अब डायोड D1 है वो रिवर्स बायस में होगा, इसमें से धारा का चालन नहीं होगा, तो इसके संगत आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 0। यहाँ तक 0 मिलेगा। जबकि डायोड दूसरा है उसका पी सिरा पॉजिटिव से ये चालन में होगा, इसमें से धारा प्रवाहित होगी, मान लिया मैंने धारा I2, ये धारा प्रवाहित होगी, लोड प्रतिरोध में से धारा प्रवाहित होगी, और आपको क्या मिलेगा? आउटपुट। तो दूसरे केस में आपको आउटपुट मिल जाएगा V02। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो फिर आपको वोल्टेज किससे मिलेगी? D1 से, D2 से क्या होगा? 0। फिर नेक्स्ट साइकिल में D1 से 0 और D2 से क्या मिलेगा आपको? आउटपुट। ओवरऑल इन दोनों को कंबाइंड करें तो पहले हाफ साइकिल में इससे मिल रहा है, दूसरे में इससे मिलेगा, फिर तीसरे में इससे मिलेगा, और चौथे में इससे मिलेगा। इस प्रकार हम ये कह रहे हैं कि जो आपने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया था उसकी पूरी की पूरी तरंग का दिष्टकरण हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ठीक है। लेकिन देखो हम बात ये करें कि जब हमने यहाँ वोल्टेज अप्लाई किया है तो द्वितीय कुंडली पर जो वोल्टता आरोपित हो रही है, मिल रही है अपने को Vs, इसके कारण एक डायोड पर कितनी वोल्टता आरोपित होगी वो वोल्टता उसको मैं Vs डैश लिख रहा हूँ। तो Vs डैश की वैल्यू होगी ES/2 साइन ओमेगा टी। ES/2 को मैं लिख दूंगा EM साइन ओमेगा टी, वेयर EM है ES/2। यानी एक डायोड के संगत आपको जो वोल्टता मिल रही है उसकी पीक वैल्यू हो गई शिखर मान, उसको क्या लिख दिया? EM साइन ओमेगा टी। ठीक है। यानी ये कहें कि जैसे यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम पीरियड ये T है, ये T/2 है, तो 0 से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं मैथमेटिकली, तो हम ये कहेंगे कि जब व्हेन T की वैल्यू 0 से T/2 के बीच में हो तो क्या होगा, और जब T की वैल्यू T/2 से T के बीच में है तो क्या होगा। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए करंट फ्लो होगी I1, तो I1 की वैल्यू होगी और I2 क्या होगा? 0। इसी प्रकार सेकंड हाफ साइकिल के लिए I1 0 हो जाएगा और वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? I2। ठीक है। करंट I1 फर्स्ट हाफ साइकिल में, वोल्टेज आपके पास है, अपॉन क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस, तो ये बन जाएगा EM अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस RL साइन ओमेगा टी। यहाँ भी यही मिलेगा EM अपॉन R प्लस RL साइन ओमेगा टी, वेयर EM अपॉन R प्लस RL
ये इस करंट की पीक वैल्यू, इसको मैं लिख दूँ IM। तो इट मीन्स ये इक्वेशन कन्वर्ट ऐसे हो गई कि यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि t की वैल्यू जब 0 से t/2 आ रही है तो I1 की वैल्यू तो आ रही है IM sin ओमेगा t, और I2 की वैल्यू क्या आ रही है 0, और t की वैल्यू जब t/2 से t के बीच में है तो I1 0 आ रहा है, I2 की वैल्यू क्या आ रही है IM sin ओमेगा t। यहाँ ये जो टोटल रेजिस्टेंस मैंने कंसिडर किया RL तो हो गया लोड प्रतिरोध, और R जो है वो प्रतिरोध है डायोड के अग्रवायस का प्रतिरोध और ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध, यानी R की वैल्यू है वो RF प्लस किसके बराबर हो जाएगी RS के बराबर। इस प्रकार आप इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करोगे तो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें अगर I1 और I2 को आप कंसिडर करोगे तो I1 जो करंट फ्लो हो रही है इसमें इस डायरेक्शन में हो रही है, I2 इसमें इस डायरेक्शन में हो रही है, यानी ये कह सकता हूँ कि I1 की अगर डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानोगे तो I2 की जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी नेगेटिव। तो इसमें प्लस साइन आप कंसिडर करोगे तो इसमें साइन आपको किसका करना कंसिडर करना पड़ेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस IM sin ओमेगा t, ठीक है। अब फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, कुछ कोफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट, स्पंदमान धारा या वोल्टता का औसत मान। आई एवरेज कैसे डिफाइन करेंगे, आई एवरेज इंटीग्रेशन आई डी टी 0 से t अपॉन होगा t। अब 0 से t में आई की वैल्यू सेम नहीं है तो हम इसको इंटीग्रेशन को अलग अलग पार्ट में तोड़ देंगे। 0 से t/2, 0 से t/2 वाले में करंट I2 तो 0 करंट किसके बराबर है I1 के बराबर, तो वो है IM sin ओमेगा t। फिर t/2 से t में क्या है माइनस IM sin ओमेगा t, तो माइनस IM sin ओमेगा t dt, इसमें भी आएगा dt। इसको सोल्व करें, I एवरेज IM को बाहर निकालो इंटीग्रेशन से अपॉन t, इसका साइन ओमेगा t का माइनस कोस ओमेगा t अपॉन ओमेगा, लिमिट 0 to t/2, फिर माइनस साइन का माइनस कोस, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस कोस ओमेगा t अपॉन ओमेगा t/2 से क्या होगा t। आई एवरेज IM अपॉन t, लिमिट यहाँ माइनस साइन, पहले वैल्यू आप पुट करोगे तो साइन की वैल्यू कोस में यहाँ वैल्यू आप पुट करोगे तो होगा 1 अपॉन ओमेगा कोस, ओमेगा को लिख दिया 2π/t इंटू टी की जगह हो जाएगा कैपिटल T/2 माइनस 1 अपॉन ओमेगा कोस 0 की वैल्यू 1, फिर प्लस 1 अपॉन ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा, ये वैल्यू आप t पुट करोगे तो कोस ओमेगा को लिख दिया 2π/t इंटू टी माइनस 1/ओमेगा कोस ओमेगा की जगह 2π/t और t की जगह आ जाएगा t/2। यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ,
आई एवरेज इज इक्वल टू, देखो ओमेगा सारे में कॉमन आ जाएगा तो आई एम अपॉन ओमेगा इंटू टी। क्या मिलेगा यहाँ से, टी कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, साइन माइनस का आ रहा है यहाँ, फिर कोस पाई की वैल्यू -1, फिर यहाँ -1 है, फिर प्लस ये कोस 2 पाई की वैल्यू +1, और यहाँ से टी कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, कोस पाई की वैल्यू हो गई -1, एक माइनस यहाँ से आ रहा है आपके पास, तो ये वैल्यू क्या हो गई +1, यानी आई एवरेज यहाँ से आपको मिल जाएगा, आई एवरेज की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो आई एम ओमेगा आ गया 2 पाई बाई टी इंटू टी, ये हो गया 2 और 2 इंटू 4, टी कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो आई एवरेज की वैल्यू आ गई 2 आई एम अपॉन पाई, यानी फुल वेव रेक्टिफायर के लिए करंट की एवरेज वैल्यू होगी 2 आई एम अपॉन पाई। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दूं मैं। वोल्टेज की कैलकुलेट करोगे तो ई डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डी सी इंटू आर एल, आई डी सी और आई एवरेज एक ही है, तो आई एवरेज इंटू क्या हो गया आर एल, तो वो वैल्यू हो जाएगी 2 आई एम अपॉन पाई इंटू आर एल, एवरेज वैल्यू और डी सी वैल्यू। सेकेंड हम कैलकुलेट करते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, यानी करंट का स्क्वायर, स्क्वायर का मीन का अंडर रूट, यानी आई की कौन सी वैल्यू होगी, आई आर एम एस, यानी आई स्क्वायर आर एम एस होगा आई स्क्वायर का एवरेज। आई स्क्वायर का एवरेज कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू टी आई स्क्वायर डी टी अपॉन होगा टी, ये वैल्यू पुट करोगे आप 1 अपॉन टी तो अलग हो गया, इंटीग्रेशन 0 से t/2 में वैल्यू 0 से t/2 में आई एम, तो हो जाएगा आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस इंटीग्रेशन t/2 से t में माइनस आई एम, स्क्वायर करोगे तो ये भी प्लस हो जाएगा आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है, इसको सोल्व हम करें तो रिजल्ट अपने को मिलेगा आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर, सारे में कॉमन आ जाएगा, आई एम स्क्वायर को बाहर लिख दिया अपॉन टी, इंटीग्रेशन 0 से t/2, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख दिया मैंने 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी, प्लस दूसरे वाले में भी t/2 से t 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 क्या हो गया डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे, दोनों में कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लूँ, आई एम स्क्वायर अपॉन 2 टी वैल्यू 1 का इंटीग्रेशन टी में लिमिट रखोगे t/2 माइनस 0 तो वो हो जाएगा t/2 माइनस कोस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, लिमिट होगी 0 टू t/2, फिर प्लस 1 का हो गया टी में लेके लिमिट रखोगे t माइनस t/2 तो वैल्यू आएगी t/2, वैल्यू आ गई t/2। फिर यहाँ से माइनस कोस 2 ओमेगा टी का हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी
अपॉन 2 ओमेगा लिमिट t/2 टू t। इसको सोल्व करें। देखो Im² अपॉन 2t, ये आ गया t/2 माइनस 1/2 ओमेगा। इसमें वैल्यू पुट करोगे t/2 तो होगा साइन 2 ओमेगा की जगह लिख दिया 2π/t और t की जगह लिख दिया t/2। ठीक है, माइनस 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू होगी 0 प्लस t/2 माइनस 1/2 ओमेगा, इसमें भी बाहर आ गया। वैल्यू पुट करोगे पहले साइन t का, साइन t होगा तो साइन 2 ओमेगा की जगह लिख दिया 2π/t इंटू टी माइनस t की जगह t/2 तो साइन 2 इंटू 2π/t इंटू t/2। ठीक है, तो यहाँ से I² RMS की वैल्यू आपको मिलेगी Im² अपॉन 2t, t/2 और t/2 ये हो जाएगा t। इसमें देखो t कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, साइन 2π की वैल्यू 0। फिर इस वाले में फिर t कैंसिल हो गया, साइन 4π की वैल्यू 0, फिर t कैंसिल हो गया, साइन 2π की वैल्यू 0, यानी ये तो सारे 0 ही हो गए, तो प्लस 0। t से t कैंसिल हो गया तो I² RMS की वैल्यू आ गई Im² अपॉन 2, तो IRMS की वैल्यू होगी Im अपॉन √2। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रूट मीन स्क्वायर करंट की वैल्यू हो गई Im अपॉन √2। ERMS अगर लिखें तो ERMS होगा IRMS इंटू हो जाएगा RL। IRMS हो गया Im अपॉन √2 इंटू RL। Im लिखा था Em अपॉन R प्लस RL इंटू RL अपॉन √2। इस प्रकार फुल वेव रेक्टिफायर के लिए एवरेज वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।